हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पिता। वेलकम टू सोशल थ्रेड्स। तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी ऑफ क्लास 9 सिविक्स। तो यहाँ पर हम जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स हम पढ़ चुके हैं। अब उन फीचर्स को और अच्छे से समझने के लिए हम उसके एग्जांपल्स सबके मतलब चार हैं, चारों के एग्जांपल्स हम अपने पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पाकिस्तान की ये स्टडी है, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में है। यहाँ पर उन्होंने कैसे अपनी पावर को मतलब खुद पावर में आए, कैसे दूसरे को ओवरथ्रू करा, क्या क्या चीजें उन्होंने करी। तो आप अच्छे से उसको और समझ पाओगे कि कैसे जो रूलर होता है वो इलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि हु आर द रूलर्स। पहला एग्जाम्पल यही था फीचर का कि हु आर द रूलर, कौन कानून बनाएगा या रूलर कौन होगा। तो कौन होगा, जो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, यही था ना। अब यहाँ पर जो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ ये जो था ना, इसने क्या करा, लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। यहाँ पर इसने मिलिट्री कूप को लेड करा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो पावर में आ गया है। और जो पहले, इससे पहले, इस डेट से पहले यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी विच इज इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन भाई उसको राज नहीं आया। उसने क्या करा, पावर किसको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। यहाँ पर जो ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक तरीके से, इसने उसको ओवरथ्रू कर दिया। उसके बाद डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में इसने मतलब क्या कर दिया, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। लेटर इसने अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर दी प्रेसिडेंट से। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। यहाँ पर उसके बाद इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम। अब रेफरेंडम क्या होता है, इसने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव खुद बना लिया। क्यों, पावर में है ये मिलिट्री, इसकी मतलब बहुत पावर थी। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या करा, सबसे पहले इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बोला, उसके बाद इसने अपने आप को प्रेसिडेंट बोला। अब यहाँ पर इसने जब खुद को डेजिग्नेशन सारी दे दी है, तो फिर क्या फायदा, फिर क्या इसने रेफरेंडम कराया, क्यों कराया रेफरेंडम इसने। रेफरेंडम का मतलब ही क्या होता है, आप दूसरों से ओपिनियन लो, यस और नो में। यस और नो में आप क्या लो, ओपिनियन लो दूसरों से। अब इसने क्या कराया, रेफरेंडम। उसका मेन रीजन ये था कि वर्ल्ड वाइड अगर ये अपने आप को प्रेसिडेंट बोलेगा तो वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इस पे वो कर दे कि कैसे, तुम तो अपने आप ही बन गए हो, क्या तुम्हें जनता ने चूज करा है। तो ये क्वेश्चंस ना उठे उससे पहले ही इसने क्या करा लिया था, रेफरेंडम कंडक्ट करवा लिया था इन 2002। इसमें रेफरेंडम यस और नो में हुआ था। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क। अब इसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू करा था, जिसमें इसने सबसे पहले तो क्या चेंज करा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन विच इज अ रूल बुक ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। तो अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन कब, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आया था, उसमें इसने बहुत सारी चीजें करी थी। जैसे जैसे सबसे पहले अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविंशियल जो असेंबलीज होती है इनको कभी भी डिसमिस कर सकता है। फिर क्या बात की, डेमोक्रेसी, कैसे इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो यहाँ पर ना इसने ये सारी चीजें करी। इलेक्शन के नाम पर इसने एक रेफरेंडम करा दिया यस और नो में, उसका भी कोई वो नहीं था, कोई मतलब नहीं था। सारी की सारी पावर किस पे थी, प्रेसिडेंट पे। किसी का कोई ओपिनियन नहीं, कोई असेंबली नहीं। इंडिया में कोई भी पार्टी अगर जीत रही है, अगर अपना उसमें आ रही है, क्या बोलते हैं, पावर में आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होकर आ रही है। और ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदा ही सब कुछ रूल कर रहा है, या एक इंसान जो है वही अपने दिमाग से सारी चीजें चला रहा है। एक असेंबली होती है, लोकसभा और राज्यसभा हमारे देश में है, जहां पर क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं, सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर मेजोरिटी आती है, तब जाकर वो लॉ पास होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान क्या कर रहा है, अपने हिसाब से चीजें कर रहा है। और द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। किसी का कोई ओपिनियन नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं, लॉ मेकिंग में कुछ भी नहीं। वो चाहेगा तो होगा, वो नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल परवेज मुशर्रफ, ये इसने किया था। अब आप हमें बताइए, क्या आप बोलेंगे कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नहीं बोलेंगे ना। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में,
फ्री एंड फेयर मैनर छोड़ भाई, इलेक्शन ही नहीं हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा है, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा है, जिसने ये सारी चीजें करी हैं खुद पावर में आने के लिए। एक बनी बनाई गवर्नमेंट को हटा दिया उसने। आपको पावर में आना था तो आप एक इलेक्शन में आप खड़े होते ऐसा कैंडिडेट, बट नहीं। तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो हमें अपना फर्स्ट जो है हमें एक अच्छा वो मिल चुका है कि हु आर द रूलर। रूलर वो होता है जो सबके बारे में सोचे, सबके बारे में सोचकर एक मेजोरिटी का डिसीजन आए तब आप उसको पास करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ही मनचाही कुछ भी, अपनी ही पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वही लॉ मेकिंग करेगी, वही चलाएगी सब कुछ, तो ऐसे नहीं होता। ऐसे एक कंट्री रन कर ही नहीं सकती है, स्पेशली एक ऐसी डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। आप कास्ट में ले लो, लैंग्वेज बेस पर ले लो, रिलीजन बेस पर ले लो, अलग अलग सबका अपना अपना लाइक सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। बट आप उस हिसाब से सोच के चलो ना, आप अपना ही सोचोगे तो फिर कैसे, नहीं हो सकता, ठीक है। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, बट ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है। तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के जो लोग थे, उन्होंने बहुत जब ये वाला रेफरेंडम हुआ था इसके लिए भी बोला था कि फ्रॉड है, लीगल है, इलीगल है, मतलब ऐसे नहीं कराया इन्होंने, मतलब ना इलीगल तरीके से, मतलब जीत गए, बस कैसे ना कैसे करके जीत गए। यस और नो भी देखने जा रहे हैं हम कि कैसे कराया इन्होंने, बस नाम का हुआ है ये। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए, यूं नहीं है कि नाम के इलेक्शन करा दिए और अंदर इंटरनली सब फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने किसका पढ़ा है, जनरल परवेज मुशर्रफ का। फर्स्ट हमने अपना फीचर कंप्लीट, फर्स्ट फीचर का एग्जांपल कंप्लीट कर लिया है। तो हमने फर्स्ट फीचर क्या पढ़ा था कि जो भी रूल करेगा वो किसके द्वारा इलेक्ट होना चाहिए, जनता के द्वारा। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ओपिनियन नहीं किसी का भी। रेफरेंडम होने के रेफरेंडम होने के बाद ही एक्टिविस्ट और सारे लोग जो हैं, जितने भी मीडिया थी, ये क्या हो गई थी, साथ में आ गई थी कि भाई ये जो रेफरेंडम हुआ है ये सही नहीं हुआ है, फ्रॉड तरीके से हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा था जनरल परवेज मुशर्रफ का। अब हम सेकंड पढ़ेंगे, हम अपना एग्जाम। तो अब हम अपना ना सेकंड फीचर करते हैं कि यहाँ पर था कि इलेक्शन जो होंगे हमारे वो फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन अगर आप कंडक्ट करा रहे हो तो वो किस तरीके के होने चाहिए, काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके के होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें दो केस स्टडी पढ़नी है, चाइना की और मैक्सिको की। हमें पता है इलेक्शन कैसे होते हैं, डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि चाइना और मेक्सिको में फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो यहाँ पर ना एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है जो कि अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को। इसका काम बेसिकली क्या होता है, बजट वगैरह डिस्कस करना, ठीक है। जैसे हमारे में ये लेजिस्लेचर करती है ना, एग्जैक्टली सेम वही है। तो यहाँ पर चाइना की ये थी। अब यहाँ पर जो अपॉइंट होकर आ रहे हैं ऑल ओवर चाइना से आ रहे थे, कुछ आर्मी इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ यहाँ से भी इलेक्ट होते थे। बट यहाँ पर सेकेंड चीज क्या थी कि जो भी कंटेस्ट करना चाहता है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शन में, वो उसको सबसे पहले नीड्स द, ये मेन थिंग है, नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का उसे अप्रूवल लगेगा, अदरवाइज वो खड़ा नहीं हो सकता इलेक्शन में। आप मुझे बताइए क्या ये फेयर है। कल को अगर किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को, एक इनका वो था जो इनके छोटे छोटे होते हैं मतलब सपोर्टर्स, उनको भी अलाउड था खड़े होना इलेक्शन में, बट एट द एंड कौन जीत है, कम्युनिस्ट पार्टी जीत है। तो यहाँ पर जब आप रेस में अकेले भागोगे तो आप ही जीतोगे, ऑप्शंस नहीं है ना, ये आपके साथ कोई रेस में भाग नहीं रहा है, लाइक सेकंड थर्ड पोजीशन कुछ तो समझ में आए, बट अब हमेशा आप ही भागोगे तो आप ही जीतोगे। अकेले रेस में बंदा भागता है तो अकेला वही जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना में अकेले रेस में कौन भाग रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि उसी का अप्रूवल चाहिए अगर किसी को कंटेस्ट करना है। क्या वो हाँ बोलेगा, ऑब्वियसली नॉट। कंपटीशन कौन चाहता है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर ये था चाइना में कि यहाँ पर जनता के पास क्या नहीं थे बेटा, ऑप्शंस। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी काम करे चाहे ना करे, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा ये काम नहीं करेगा तो 5 साल बाद इसको हटा देंगे। जैसे इंडिया में है ऑप्शंस, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। दिखावे का यहाँ भी है कि आप कंटेस्ट करो, लो हमारा अप्रूवल,
क्या आप देंगे अप्रूवल? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा चाइना का। इनका इलेक्शन समझ में आया कि इनका कैसा हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस जब नहीं होते हैं तो आप ही जब पावर में जाते रहेंगे तो यहाँ पर लूज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप हारेंगे, आप ही हमेशा पावर में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये था इनका। अब सेकेंड हम पढ़ते हैं केस स्टडी मैक्सिको की। मैक्सिको में क्या होता था ना, सब था, मल्टी पार्टी सिस्टम था, सब कुछ था, नो डिक्टेटरशिप नथिंग। यहाँ पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। 6 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, हर 6 ईयर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। अब यहाँ पर थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था ना, ये जो थे इलेक्शन जो थे ये हर बार जीत जाते थे। कैसे भाई, कैसे जीते हो तुम? डर्टी ट्रिक्स अपनाकर, ये लोग भाई डर्टी ट्रिक्स अपनाकर हमेशा इलेक्शन जीत जाते थे। क्या ये फ्री एंड सॉरी फेयर इलेक्शन हुआ? क्या ये फेयर इलेक्शन हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब कुछ है, जनता के पास ऑप्शन है, सारी चीजें हैं, नो डिक्टेटरशिप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पर हर बार ये पार्टी क्यों जीत रही है? डर्टी ट्रिक्स अपनाकर। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिको का और चाइना का पढ़ा, जहां पर बेटा क्या हो रहा है, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे? नहीं। तो उसके भी एक अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो कि हाँ ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम हो, सबको इंडिपेंडेंटली, किसी को कोई डर ना हो, कोई भय ना हो कि भाई अगर मैं कंटेस्ट करूंगा तो मुझे इसकी जरूरत है, या मुझे इसका अप्रूवल चाहिए, अगर मैंने खड़ा हुआ तो मेरे को ये ऐसे हार्म कर देगा। कुछ भी नहीं, आपको बिना भय के इलेक्शन में खड़े होने का राइट होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। आप वही मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो जीत रहा है उसे लूज का भी उतना ही चांस होना चाहिए कि वो हारे भी। अब वो जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिको का और चाइना का अपना पढ़ लिया। तो यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होते डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो ये हमने सेकंड फीचर मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, आप वो जाकर देख लेना। मैंने आपको चारों के चारों फीचर्स पढ़ाए थे कि इलेक्शन कैसे होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम अपना थर्ड कंटिन्यू करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पर अपना थर्ड फीचर कंटिन्यू करते हैं कि हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। यहाँ पर कौन होगा वो जो रूलर को इलेक्ट करेगा? अब हमने उसका डिस्कस कर लिया, कौन होगा? जो अडल्ट होगा और उस पर्टिकुलर कंट्री का होगा, और 1 वोट 1 वैल्यू, हर एक वोट की वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा था कि आप हर एक वोट की वैल्यू काउंट करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री का मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी का आप क्या करोगे, वोट काउंट करोगे, और इसका आपको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 3 है हमारे, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फीजी। यहाँ पर वुमेन को राइट नहीं था, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, यहाँ पर फीजी में इंडिजिनियस फीजी को इनकी वोट की वैल्यू ज्यादा थी, इंडियन फीजियन की कोई वोट की वैल्यू उतनी नहीं थी जितनी इनकी थी। तो यहाँ पर हमने तीनों का देखा कि सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं है। आप क्या वो महिलाएं उस देश की नहीं है? क्या वो महिलाएं मेच्योर नहीं है? क्या उनको अधिकार लेने का कोई वो नहीं है? मतलब आपको ये तो होना चाहिए ना कि मतलब उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो भी रह रहा हो उन सबको वोट देने का अधिकार हो, बस एक एज क्राइटेरिया वो क्रॉस करे। तो यहाँ पर ये था कि इनको अधिकार नहीं था। तो आप ऐसे क्या बोल पाएंगे कि डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हुए हैं? नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, अडल्ट होने चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के होने चाहिए, और हर एक वोट की वैल्यू होनी चाहिए। यूं नहीं है कि इसकी है इसकी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फीचर। तो अब हमारा फोर्थ फीचर हम कंप्लीट करते हैं। उसका यहाँ पे हम एग्जांपल 4 पढ़ेंगे, या केस स्टडी हम फोर्थ पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। यहाँ पर किस तरीके की गवर्नमेंट को आप ये बोलोगे कि हाँ ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर हम उस किसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि किस तरीके की गवर्नमेंट। यहाँ पर हम जिम्बाब्वे का पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे ना जब से आजाद हुआ है, मतलब जब से उसको इंडिपेंडेंस मिली है, तब से जानू पीएफ जो है वो रूल कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पर ये रोबोट मुगाबे जो था वो इनका यहाँ पे हेड समझ लो। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे तब से इन्हीं के अंडर में चल रहा है।
कंटिन्यू इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं है, सारे इलेक्शन हो रहे हैं इनके, ठीक है। बट यहाँ पर इलेक्शंस जो थे ये बहुत पॉपुलर था, ये पॉपुलर था क्योंकि भाई आप इन्होंने क्या दिलवाई थी, आजादी दिलवाई थी, तो यहाँ पर ये जो था काफी ज्यादा पॉपुलर था। बट द पॉइंट इज ये अनफेयर तरीके से इसे क्या करता था, इलेक्शन जीत जाता था। वहां की मीडिया को कोई राइट नहीं था बोलने का, वहां के लोगों को कोई राइट नहीं था बोलने का अगेंस्ट हिम, ठीक है, या इसकी पार्टी के खिलाफ। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप इसके अगेंस्ट में बोल सकते हो। तो यहाँ पर जिम्बाब्वे में ना बेसिकली हैरेस किया जाता था, वहां के कुछ भी इसके अगेंस्ट में अगर आप कर रहे हैं तो इलेक्शन अनफेयर तरीके से हो रहे हैं, बहुत डर्टी ट्रिक्स अपना रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये क्या करता था ना, काफी कंट्रोलिंग था। क्या था, काफी कंट्रोलिंग था। क्या आप ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलोगे जो सिर्फ अपने हिसाब से चीजें कर रही है, लोगों का नहीं सोच रही है? तो यहाँ पर तभी बोला जाता है कि लोगों के पास क्या होने चाहिए, कुछ राइट्स होने चाहिए टू ओवरथ्रो देम, इनको ओवरथ्रो करने के लिए, ठीक है। इन जैसे लोगों को ओवरथ्रो करने के लिए हमारे सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट होने चाहिए। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं लोगों को, ताकि वो ऐसी कभी भी सिचुएशन आए तो यूज कर सके उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे टोटल 4 जो है हमने अपने फीचर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ाया था, कुछ मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। हमने फीचर्स कंप्लीट करे थे, अब उन फीचर्स की एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी है। तो तीनों क्लासेस में हमने आपको ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट है, ऑलमोस्ट, बट डीमेरिट्स एंड मेरिट्स हमारे रह गए हैं इसके डेमोक्रेसी के। एंड फाइनल डेफिनेशन हम करके खत्म करेंगे चैप्टर। तो हमारी एक और वीडियो आएगी, मैं पार्ट्स में इसलिए करवाई हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। लाइक अगर मैं घंटों की वीडियो बना दूंगी ना तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा बच्चे के लिए। तो इसीलिए हम छोटे छोटे क्लिप्स या छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो और ऐसा बर्डन भी ना लगे कि कितना बड़ा चैप्टर है। तो मैंने आपको इसीलिए पार्ट्स में करवाया ये चैप्टर ताकि समझने में भी इजी रहे आपको, ठीक है। तो हमारे टोटल इतना हो गया हमारा। अब मैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम पढ़ लेंगे बाकी अगली क्लास में, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, फीचर्स पढ़ाए हैं और फीचर्स की एग्जांपल्स यहाँ पर है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, समझ में आया हो आपको। थैंक यू सो मच।